तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म की। ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसे स्टार्ट कहाँ से क्यों हुआ बुद्धिज्म, लॉर्ड महावीर की लाइफ के बारे में, जो उनके सेरेमन्स थे, उन्होंने क्या क्या देखा, टीचिंग्स क्या क्या है बुद्धिज्म की, उसकी लिटरेचर क्या क्या है, उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी, और आज की डेट में बुद्धिज्म का क्या हाल है भारत के देश में। इस एक वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ही प्यारा और छोटा सा वीडियो होने वाला है ये, तो उसको जरूर एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बुद्धिज्म था, इससे पहले ना जस्ट वैदिक एज थी इससे पहले। तो बुद्धिज्म की ऐसी क्या नीड पड़ी कि एक नया धर्म आया और भारत के लोगों ने उसको अपनाया भी। क्योंकि वैदिक काल में धर्म तो था ही लोगों के पास अपनाने को, वो भी अपना सकते थे, बट इसका राइज क्यों हुआ, बुद्धिज्म फेमस क्यों हुआ इंडिया में, तो उसके सबसे बड़े बड़े कारण मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट करके लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला होता है कि डिग्रेडेशन हो गई थी वैदिक रिलीजन की। देखिए वैदिक रिलीजन था ना जो, वो अर्ली फेज में बहुत अच्छा था, सब कुछ आइडियल सोसाइटी उसे कहा जाता है। बट जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो उस टाइम पे कई सारी चीजें गलत होनी शुरू हो गई, जिसके अंदर जो वुमेन की सिचुएशन थी वो खराब होनी शुरू हो गई। जो जंग थी वो बहुत ज्यादा होने लग गई, केवल लड़ाइयां ही लड़ाइयां हो रही थी हर जगह, और बहुत सारी और भी चीजें हो रही थी। तो जिसके अंदर वो जो चीजें हो रही थी ना, वो सबसे पहले थी डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट इन द सोसाइटी। मतलब जो भी पुजारी थे, जो भी पंडित थे, उन लोगों की इतनी चलने लग गई सोसाइटी में कि जो राजा महाराजा थे ना उस एरिया के या उस महाजनपद या जनपद के, उनसे ज्यादा पंडितों के पास पावर थी। तो जिस चीज से राजा तो नाराज थे ही कि हमारी पावर है, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग सारा राजपाट संभाल रहे हैं, और तुम पूजा करके सब कुछ सारा सारे लोग तुम्हारी सुन रहे हैं। तो इस चीज से राजा तो थे ही परेशान। अगली चीज थी कि इंक्रीज्ड प्रैक्टिस ऑफ सैक्रिफिशियल रिचुअलिज्म। अब सैक्रिफिशियल रिचुअलिज्म मतलब बलि प्रथा जिसे हम बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि भारत में ना हर किसी को इतना वायलेंस नहीं पसंद आता। जो बलि की प्रथा है ना, जिसमें हम जानवर को सबके सामने पूजा के नाम पर मारते हैं, अब वो कुछ लोग उसको सही भी बोलेंगे, कुछ लोग गलत भी बोलेंगे, बट जो गलत बोल रहे थे वो लोग इस चीज को पसंद नहीं करते थे। जो नॉन वायलेंस को उस टाइम पर भी चाहते थे कि हाँ नॉन वायलेंट तरीके से चीजें हो, वो इस चीज को मानते नहीं थे, और उस चीज से वो काफी दुखी थे, पर उनकी मजबूरी थी क्योंकि धर्म ही एक है, यही होगा। तो इस वजह से वो भी परेशान थे। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिजिडिटी ऑफ वर्ण सिस्टम। मतलब जो वर्ण सिस्टम पहले स्टार्ट हुआ था, जो कि इस वजह से स्टार्ट हुआ था कि प्रोफेशन है। अब उसमें क्या हुआ ना, जब वो प्रोफेशन के बेसिस पे वर्ण था कि ये क्षत्रिय है क्योंकि ये लड़ रहा है, ये ब्राह्मण है क्योंकि ये वेदों का ज्ञान लेता है और बांटता है उसको, ये शूद्र है क्योंकि ये गार्डनिंग कर रहा है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ये एक वैश्य है क्योंकि ये ट्रेड करता है, धंधा करता है। तो अब क्या हुआ उस चीज में, जो वर्ण सिस्टम था ना वो फ्लेक्सिबल था स्टार्टिंग में जब आया, बट वो फ्लेक्सिबल से ना रिजिड कैसे हुआ। रिजिड हुआ कि मान लो किसी का पापा है, वो एक आर्मी का जनरल है, तो वो तो अपने लड़के को बचपन से ही लड़ना सिखाएगा कि इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, इसको मैं सिखा देता हूँ जो मेरे को आता है। अरे हर एक बाप सिखाता है अपने बच्चे को। वैसे ही जिसका पापा माली था, उसने अपने बेटे को जितना उसके पास ज्ञान था ना, उसने वो सारा दे दिया उसको कि ऐसे ऐसे चलता है, तो उसका बेटा भी माली बन गया। अब कोई राजा है, उसका बेटा है, तो राजा उसको सारा राजपाट सिखा देगा, उसका बेटा बड़ा होते होते राजपाट देखते हुए ही बड़ा हो रहा है, तो उसका बेटा भी राजा बन गया। अब किसी का पापा व्यापारी है, तो वो अपने बेटे को बचपन से ही व्यापार के बारे में चीजें सिखाता गया। और ये चीजें जब 2 3 4 5 6 पीढ़ी तक चलती आ रही है ना कि सेम प्रोफेशन में, तो वो चीज बाय बर्थ ही होने लग गई डिसाइड, कि बाय बर्थ ही तुम ये हो। और अगर कोई चाहता भी था कि नहीं यार, मैं तो, मेरे पिताजी हैं, वो वैश्य खानदान से आते हैं हम, और मेरे पिताजी ट्रेडर हैं, बट मुझे लड़ना है, तो वो नहीं कर सकता था वो चीज। या फिर कोई क्षत्रिय बोल दे आगे कि मुझे तो वेद लिखने हैं, तो वो नहीं कर सकता था वो चीज। अब कोई शूद्र आगे बोल दे कि नहीं जी मुझे तो जी ट्रेड करना है, मेरे को तो धंधा करना है, वो नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वर्ण सिस्टम हो गया रिजिड। तो इससे कई सारे लोग इससे भी परेशान हुए कि जो वो काम करना चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा, और उनके ऊपर वो काम सोसाइटी के द्वारा थोपे जा रहे हैं कि तुम यही करोगे। और अगली चीज थी डिफिकल्टी, डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ वेदा। अब जो वेद थे ना वो लिखे गए थे संस्कृत में, और संस्कृत भी बहुत प्योर फॉर्म।
बट उस टाइम पे भारत में चलती थी पाली और प्राकृत। जो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज थी ना वो पाली और प्राकृत थी, बट जो वेदों की लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। तो वेद समझ में ही नहीं आ रहा था लोगों को तो कि लिखा क्या हुआ है। वो सारे रिलाय कर रहे हैं कि भाई जो ब्राह्मण आएगा लोकल वो पढ़ाएगा हमको। तो अब वो ब्राह्मण अपनी मर्जी से भी कुछ कुछ पढ़ा देता था कई बार, तो उसकी वजह से भी नाम खराब होने लग गया वेदों का। और एक था कि इकोनॉमिकल राइज हुआ था शूद्रों और वैश्यों का। तो अब जो शूद्र और वैश्य थे, ये दोनों जो कास्ट वर्ण सिस्टम थे, वर्ण थे जो, इन दोनों के पास ना पैसे आने हो गए शुरू। ये वैश्य तो ऑब्वियसली ट्रेडर थे, उनके पास ट्रेड बढ़ा तो पैसे आने शुरू हो गए। जो शूद्र थे ये लोग खेती भी करते थे, और खेती से भी कई पैसे आने शुरू हो गए ज्यादा। और एक और चीज हुई कि इनके राइज के बाद, बट बात क्या थी ना, ये जो बाकी दो वर्ण थे क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों इनको निचला ही समझते थे फिर भी, कि ये तो निचले लोग हैं। बट इनका इकोनॉमिकल राइज हो गया ना, तो इनको इज्जत चाहिए थी सोसाइटी में कि हमारे पास पैसे भी हैं, हम लाइफ भी अच्छी जी रहे हैं, बट हमारे को सोसाइटी में उस लेवल की इज्जत मिल नहीं रही जो मिलनी चाहिए। तो इस चीज से ये भी परेशान थे। तो इन सारे कारणों से ना एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन गया था एक नए रिलीजन के राइज होने का। तो वो हुआ था, तो उसके लिए ना हमें पहले एक पढ़ते हैं चीज, लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब बुद्धिज्म आया था, प्लेटफॉर्म बुद्धिज्म को मिल गया था, सारी चीजें चल रही थी। तो इसमें क्या था कि लॉर्ड बुद्धा जो थे वो कौन थे। पहली चीज तो लॉर्ड बुद्धा, जिसे हम प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, जब मतलब जो पैदा हुए थे ना तो उनका नाम सिद्धार्थ था। और वो एक राजकुमार थे जो कि राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के बेटे थे। अब ये थे ना शाक्य क्लैन के थे। शाक्य ये बेसिकली क्षत्रिय क्लैन होती है शाक्य, जो उस टाइम के नेपाल और यूपी और उत्तराखंड वाले एरिया में इनका राज चलता था। और ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे, नेपाल के अंदर जो आज की डेट में। अब बात क्या हुई ना, जब ये पैदा हुए थे ना तो इनकी मदर की डेथ बड़ी जल्दी हो गई थी। जब ये मतलब बहुत छोटे बच्चे थे जब ही हो गई थी। तो उनकी स्टेप मदर थी ना गौतमी, उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था, इसीलिए इनको हम गौतम बुद्ध कहते हैं आज की डेट में। तो आगे क्या हुआ इनकी लाइफ में कि आगे इन्होंने अपनी एक बीवी, इनकी यशोधरा थी, इनसे इनसे इनकी शादी भी हो गई और इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा है, एक राजकुमार पैदा हुआ है घर में, रानी है, ये है। जो उनकी माता श्री थी रानी महामाया, वो चलो चल बसी, बट उनके लिए एक स्टेप मदर थी जिनके साथ उनकी अच्छी लाइफ कटी, उन्होंने शादी कर ली, उनका बच्चा भी हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार जो क्षत्रिय क्लैन से आ रहा है वो बुद्धा बन गया। तो उसके लिए हुई थी 4 साइट्स जो बुद्धा ने देखी थी, जिसकी वजह से वो एक एसेटिक, एसेटिक यानी कि साधु बन गए थे। तो ऐसा क्या हुआ इन 4 साइट्स में, अलग अलग जो 4 दृश्य थे जो बुद्धा ने देखे थे। चलो आगे मैं आपको इस पिक्चर से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो, इन्होंने सबसे पहले जब अपने, ये ना कभी अपनी जिंदगी में अपने महल से बाहर नहीं निकले थे। 29 साल के हो गए थे, इनकी शादी हो गई थी, इनका बच्चा भी हो गया था। बट जब ये लाइफ में पहली बार अपने घर से बाहर निकले, और वो अपने पिताजी को बिना बताए, मतलब वो चाहते थे नहीं थे कि मेरा बेटा इन सारी चीजों को असलियत में देखे। तो क्या हुआ था कि इन्होंने सबसे पहले एक चीज देखी कि एक बड़ा ही बूढ़ा आदमी है, वो जा रहा है। तो इन्होंने, इनको एक चीज आई दिमाग में कि यार मैं अभी तो जवान हूँ, मेरा शरीर ठीक है, बढ़िया हस्त पुस्त हूँ मैं, बट एक उम्र के बाद मैं भी बीमार होऊंगा, मेरी भी ये उम्र आएगी, मैं भी टेढ़ा चलना शुरू करूंगा, मुझे भी सहारे की जरूरत पड़ेगी, और बड़ी दुख भरी सी लाइफ होगी। फिर उनको लगा यार क्या है, देख लिया। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, और फिर इन्हें दिखता है एक बीमार आदमी, बीमार मतलब बड़ी बुरी तरह बीमार। फिर ये पूछते ये क्या है, बोले जी साहब ये बीमार है, जो उसका सारथी था उसने ये बोला। फिर उनके दिमाग में ये चीज आती है यार कभी भी बीमार भी हो सकते हैं इस जीवन में, तो मतलब बूढ़े तो होना ही तय ही है, बट बीमार भी हो सकते हैं, और बीमार होकर कितनी परेशानी हो सकती है लाइफ में। फिर ये और आगे चलते हैं, फिर इन्हें दिखती है एक डेड बॉडी। फिर ये सोचते, फिर वो पूछते भाई क्या चल रही है, बोले जी इसको मौत हो गई है किसी की, और उसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं ये लोग अंतिम संस्कार के लिए। फिर उनको देख के लगता है यार लाइफ में बूढ़ा तो होना तय है, बीमार भी हो सकते हैं, और मरना भी तय ही है, कि मरना तो है ही एक दिन, ये तो तय है सबको एक दिन मरना ही है। तो इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, और फिर इन्हें दिखता है एक असेटिक,
ये आगे बढ़ते हैं और फिर इन्हें दिखता है एक असेटिक, असेटिक यानी एक साधु दिखता है। और ये देखते हैं कि यार बूढ़ा भी परेशान है अपनी लाइफ से, जो बीमार आदमी था वो भी परेशान है, और जो मर गया उसका तो मर ही गया, तो उसके आसपास वाले भी परेशान है। अब वो तो मरा है ना, उसके आसपास वाले तो दुखी होंगे, वो भी परेशान है। बट ये असेटिक है, ये कुछ नहीं, इसके शरीर पे कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, ये अपना सुखी है जीवन में। सुखी इन द सेंस ये बहुत खुश भी नहीं है, बहुत दुखी भी नहीं है, ये न्यूट्रल है बिल्कुल। तो ये उसको देख के बड़ा इसको लगता है यार ये है जीवन तो, ये बीमारी हो, बुढ़ापा हो, मृत्यु हो, कुछ हो, अपना सुखी तो रहूंगा कम से कम। तो इस वजह से ये चलते हैं कि भाई मेरे को भी ये चीज देखनी है, और ये लाइफ को समझने के लिए निकल पड़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये नाम आप देख लीजिए, सिद्धार्थ जो कि इनकी माता जी ने इन्हें दिया था, बुद्धा जो कि जब इनको एनलाइटनमेंट मिली थी तो लोगों ने इन्हें बुद्धा नाम दिया था, तथागत क्योंकि जब ये इन्होंने अपनी टीचिंग्स फैलाना शुरू करा, जब इन्हें तथागत नाम मिला था, और शाक्य मुनि क्योंकि ये शाक्य क्लैन से आते थे तो उनके लिए ये मुनि के समान थे, तो शाक्य मुनि नाम दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ ना, बुद्धा की लाइफ में वो एसेटिक अपने बनने की राह पर चल पड़े। तो इसमें क्या हुआ था, जब बुद्धा एसेटिक बनने गए, इन्होंने कई गुरु भी अपनाए और भी देखे, इधर उधर गए, तो 6 साल बाद, 6 साल लगे इन्हें, इनको मिला निर्वाण। अब निर्वाण क्या होता है, निर्वाण होता है कि अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम नॉलेज। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, बट इस स्लाइड पर है वो है मेजर इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा की, मतलब बड़े बड़े इवेंट्स क्या क्या हुए थे। तो सबसे पहला जो बड़ा इवेंट हुआ था ना, वो हुआ था जब ये पैदा भी नहीं हुए थे। अब पैदा भी नहीं हुए थे तो इनका जो इवेंट था ना, इनकी माँ के साथ हुआ था, जब ये उनकी कोख में थे। तो जो रानी महामाया थी, वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको ना एक सपना आता है, एक बुल एलिफेंट यानी एरावत जो इंद्रदेव का हाथी होता है ना, उसका सपना आता है, जिसकी सूंड में होता है लोटस। इस फोटो में आप देख सकते हैं इनकी, ये एरावत है, इसकी सूंड में लोटस होता है, और इन्हें सपना आता है। और जब ये आसपास इधर पंडित वगैरह को बताती है ना, तो वो उस टाइम पर, वो तो उसी टाइम बोल देते हैं कि जो आपका लड़का होगा ना, वो बहुत बड़ा, या तो बहुत बड़ा एक योद्धा बनेगा, एक छत्रपति बनेगा, या फिर वो एक बहुत बड़ा संत बनेगा। तो ये चीज इनके पैदा होने से पहले ही हो गई थी, और आपको सबको पता है वो आगे जाके संत ही बनते हैं। दूसरी हुई थी महाभिनिष्क्रमण, यानी जब इन्होंने वो 4 साइट्स देखी, उसके बाद ये 29 साल की उम्र में अपना राजकुमार का जीवन, अपने बीवी बच्चे माँ बाप, जो शानो शौकत थी एक राजकुमार को जो मिलती है, वो सब छोड़ के ये निकल गए निर्वाण की खोज में। निर्वाण यानी कि सुप्रीम नॉलेज। अगला इवेंट था निर्वाण, जो कि हुआ था गया के अंदर। गया आज की डेट में बिहार के अंदर एक एरिया है, वहां पर इन्हें मिली थी सुप्रीम नॉलेज, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। इस वजह से बोध गया भी कहते हैं उसमें एक इलाके को। तो बुद्धा को ये चीज मिली थी 6 साल का जीवन एक साधु की तरह जीने के बाद, जब इन्हें बहुत सारी चीजें समझ आई कि हाँ लाइफ का सार ये है, तो उसे हम निर्वाण कहते हैं। और इन्होंने जो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो दिया था अपना सारनाथ में। ये नाम याद रखना आप, कि जो निर्वाण अचीवमेंट कहाँ हुई थी, गया में। और निर्वाण का जो अचीवमेंट के बाद जो पहला इन्होंने लेक्चर, या पहली बार जब इन्होंने लोगों को बताया था अपनी नॉलेज के बारे में, तो वो सारनाथ में बताया था। अब अगला इवेंट क्या होता है लाइफ में बड़ा इनकी, वो होता है धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये क्या होता है कि जब बुद्धा को निर्वाण मिल गया, तो उन्होंने लेक्चर्स देने शुरू करे। और लेक्चर्स इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं था कि सारनाथ में शुरू करा तो सारनाथ में ही रह गए, हर जगह वो बहुत ट्रैवल करा उन लोगों उन्होंने, और अपनी जो टीचिंग्स थी उसको हर जगह बताया। तो इसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और आखिरी इवेंट होता है महापरिनिर्वाण, यानी जब गौतम बुद्धा की मृत्यु हो जाती है, इसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। हालांकि नाम थोड़े मुश्किल है, बट ऐसे ही है, आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस फोटो के थ्रू भी आप देख सकते हो कि सबसे पहले इन्होंने अपना राजपाट छोड़ के गए ये, उसके बाद इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी, उसके बाद इन्होंने सारनाथ में जाके अपनी पहली बार किसी को बताया कि ये होता है लाइफ का मतलब। और उसके बाद इन्होंने ट्रैवल करा, यहाँ से शुरू होके नॉर्थ इंडिया तक गए, और उन्हें पता चला कि उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया। और आखिरी जब इनकी मृत्यु हुई, तो ये थी गौतम बुद्ध की लाइफ।
बट इन्होंने लाइफ में जो टीचिंग्स दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की डेट में भी हमारे बड़े काम की चीज है। अगर हम जनरल लाइफ में देखें, हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं इस चीज से। तो उन्होंने चार चीजें बोली कि ये फोर नोबल ट्रुथ्स हैं, कि इन ये चीज तो सच है ही है कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जिंदगी में बहुत गम है। इस बात से सब एग्री कर गए। अब जैसे मान लो ये कहीं पे लेक्चर देने जाते थे तो सबसे पहले ये चीज बताते थे ये कि जिंदगी है उसमें गम बहुत है। और वो बोलते हैं कि इन दुखों का और इन गमों का कारण है, वो है डिजायर, यानी चाहत किसी भी चीज की, कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो जो चाहत होगी और जब वो पूरी नहीं होगी तो दुख होगा आपको। तो दूसरी चीज तो ये बताते थे, और तीसरी चीज बताते थे कि ये जो दुख है ना, ये खत्म हो सकते हैं। अब लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ बताओ बताओ। तो वो बताते थे कि एट फोल्ड पाथ है, कि इस चीज को फॉलो कर लो जो मैं ये 8 चीजें बता रहा हूँ, और तुम लाइफ में तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये थी वो 8 चीजें, इसका आप जरूर नोट कर लेना। सबसे पहले आता है राइट व्यू, कि सही चीजें देखो, कुछ गलत मत देखो। अब राइट व्यू से ये मतलब है कि किसी भी चीज को तुम देख रहे हो तो तुम्हारा व्यू निष्पक्ष होना चाहिए। कुछ गलत है तो उसको गलत के नजरिए से देखना है, ये नहीं कि कुछ गलत चल रहा है और तुम मजे ले रहे हो उस चीज के। एक तो ये होता है। अगली चीज होती है राइट इंटेंशन, कि तुम्हारी जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए, तुम किसी का बुरा मत चाहो। तो ये मत चाहो कि हाँ आग लग जाए, यहाँ कुछ इसका नुकसान हो जाए या इसको चोट लग जाए, ऐसा मत चाहो। तीसरी चीज थी राइट स्पीच, यानी किसी का बुरा बोलो मत, किसी को ऐसे मत बोलो कि उसे दुख हो या उसे हर्ट फील हो। सही बात बोलो, सत्य बोलो, और किसी को ऐसे मत बोलो कि यार मैं तो इसको दुखी करने की भावना से बोल रहा हूँ कुछ। अगली चीज थी राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब कोई भी चीज अगर मान लो तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, अब तुम सही चीज को जाके रोक दो कि ना ना ये मत करो। कोई मान लो रोड पे सफाई कर रहा है, तो तुम उसको बोल रहे हो नहीं नहीं ये नहीं करना, उसको पकड़ के तुम भगा रहे हो नहीं। और कोई बंदा बाहर बैठ के इधर नशे नुशे कर रहा है, गांजा गुंजा पी रहा है, और तुम वहां जाके उसको बोल रहे हो अरे वेरी गुड ये वो। तो ये दोनों ही चीजें गलत है। उनका था राइट एक्शन लो, लाइफ में कुछ भी हो। और एक था राइट लाइवलीहुड, मतलब जो जीवन है, जो आप जी रहे हो, उसको एक नॉर्मल सा जीवन जियो। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही ज्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हो, बट ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही भूखे मरने के कगार पे आ रखे हो। एक नॉर्मल जीवन जियो, एक नॉर्मल लाइफ जियो। जितना जरूरी है जीवन के लिए उतना कमाओ, और जितना जरूरी, मतलब जितना जीवन में ठीक ठाक जिंदगी काटने के लिए जरूरी है कि अपने शरीर पे कपड़ा आ जाए, अपने 3 वक्त की रोटी मिल जाए, और सोने को छत मिल जाए, उतना बहुत है। तो ये बोलते हैं लाइवलीहुड के बारे में। राइट एफर्ट, यानी कि हर चीज में ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा जोर लगा दिया, कि मतलब इतना ही, कि मतलब निर्वाण चाहिए चाहिए चाहिए, इतनी मेडिटेशन कर ली कि बिल्कुल ही शरीर खुद ही गिव अप मारने की जोन में आ गए, बेहोश ही हो गए। और इतनी कम भी नहीं करनी कि करनी छोड़ दी। नॉर्मल अमाउंट में करो, बट इतनी मत करो कि हालत ही खराब हो जाए। और राइट कंसंट्रेशन भी उसी का पार्ट है, मेडिटेशन वाली बात होगी। राइट एफर्ट है यार, किसी का भला करने जा रहे हो, करो भला। थोड़ा बहुत आउट ऑफ योर वे भी जाओ, बट इतना मत जाओ कि बह ही जाओ उस चीज में। वैसे ही राइट कंसंट्रेशन है कि मेडिटेशन करो, बट इतनी मत करो कि बेहोश ही हो जाओ करते करते। एक आता है राइट माइंडफुलनेस, मतलब किसी भी चीज को ना सोच समझ के करो। कि अगर कोई डिसीजन लेना आपने बड़ा, तो उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में अच्छे से सोचो, और दोनों साइड की बातें सोचो। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मंजे ही पड़े हो वही सोचे जा रहे हो। तो वो चीज भी ध्यान रखना है कि माइंडफुलनेस होता है कि किसी भी चीज का ध्यान रखना, कि रखो ध्यान, चीजों का रखो, अपने सामान का रखो, बट इतना भी मत रखो कि तुम उनसे अटैच ही हो जाओ। और यहाँ पे जो राइट है ना हर एक वर्ड में, उस राइट का मतलब है मिडल पाथ, कि नॉर्मल अमाउंट में। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके उसी को फॉलो कर रहे हो, एक लिमिट में करो आराम से, एक मिडल पाथ को फॉलो करो। तो इसके बाद आता है और भी टीचिंग्स होती हैं बुद्धा की। ये तो एट फोल्ड पाथ था, ये तो था ही था। उसके अलावा भी बुद्धा कई चीजों में मानते थे और कई चीजों में नहीं मानते थे। सबसे पहला था ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, कि भाई मार कुटाई अच्छी चीज नहीं है, चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो। वो कर्मा में मानते थे कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा।
वो ये मानते थे कि पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सच है, और वो कुछ चीजें थी जो बिल्कुल ही बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता। वो भगवान में नहीं मानते थे कि पूरा भगवान कुछ नहीं होता, सीधा बोल दिया था उन लोगों ने कि मैं भगवान को नहीं मानता। और उन्होंने ये बोल दिया कि मैं आत्मा को भी नहीं मानता। हालांकि ये दो जो पॉइंट है ना, ये थोड़े से आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बट हम लोग आज की डेट में इसके ऊपर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या पता बुद्धा किस सेंस में बोल रहे होंगे उस टाइम पे, हमें नहीं पता कि क्योंकि वैसे ये होता है ना कि रीबर्थ हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि पुनर्जन्म पॉसिबल है बट आत्मा नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज है। बट स्टिल जो भी है, उस टाइम पे बुद्धा जी हमसे तो बहुत ही समझदार हो रहे होंगे, तो उन्हें ज्यादा ही पता होगा। एक थी इन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदा, वेदों को तो इन्होंने मना ही कर दिया, इनकी कोई ये नहीं वो नहीं, वेद बोलते ये करना नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो उस जोन में थे। और एक थी डिवाइन पनिशमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज भी बड़ी फेमस है वैसे, कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये नर्क में जाके तुमको तेल के पकौड़े बना देंगे तुम्हारे, हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोड़े कोड़े पड़ेंगे तुम्हारे को किलो वाले, ऐसा कुछ नहीं होता, पर ऐसा कुछ नहीं होता, अपना जीवन जियो, शांति से जियो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो थी टीचिंग्स, बुद्धा ने ये सब बता दिया। अब बुद्धिज्म में ना कई सारे लिटरेचर्स लिखे गए हैं, जिसके थ्रू हमें चीजें पता चल रही हैं आज की डेट में, ये सब हो रहा है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज है ये सुत्त पिटका। पिटका है बेसिकली। अब सुत्त पिटिका वो है जिसके अंदर बुद्धा ने जो एग्जैक्ट कहा है कि ये करना ही करना है, एट फोल्ड पाथ है, ये बुद्ध सुत्त पिटिका का पार्ट है। तो जो बुद्धा ने डायरेक्ट अपनी बातें कही हैं वो लिखी गई हैं सुत्त पिटका में। और अभी धम्म पिटका, इसके अंदर लिखे गए हैं रूल्स, जो साधु संत है ना, कि उनको अपने जीवन को कैसे जीना है, उनको क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, क्या कुछ नहीं करना। तो ये तो लिखे गए हैं उनके लिए। तो ये तो स्पेसिफिकली हुए हैं साधु संत लोगों के लिए। ऊपर वाले ये जनरल कि बुद्धा की टीचिंग है, कोई भी बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है तो वो तो इसे सुनेगा। बट जो नीचे वाला है ना, ये स्पेसिफिकली है एसेटिक्स के लिए। और थी एक थी विनय पिटका, ये थी बिल्कुल ही जो मतलब हायर टीचिंग्स है इसकी बुद्धिज्म की, और जो डीप फिलोसफी है बुद्धिज्म की, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको विनय पिटका में पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीन जरूर याद रखना कि सुत्त पिटका किस लिए है, अभी धम्म पिटका किस लिए, और विनय पिटका किस लिए। अब ये चीज थी मिलिंद पन्हा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। जो किंग मियंडर है, किंग मियंडर वन, ये था इंडो ग्रीक, मतलब से भारत में रह रहा था, इसके पिता भी भारत में रहे थे, बट ये था बाय रेस एक ग्रीक आदमी था। तो ये उस टाइम पे था पंजाब का गवर्नर। तो इसकी मुलाकात होती है सेज यानी कि साधु नागसेन के साथ, और मतलब वो बहुत सवाल भी जवाब, बहुत चीजें चलती हैं इनके आपस में। तो उसके बाद ये हो जाता है कि ये बंदा इतना इंप्रेस हो जाता है कि ये किंग मियंडर बन जाता है मिलिंद, और ये बुद्धिज्म में ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ग्रीक राजा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, और इसने अपना नाम भी मिलिंद के नाम पे फेमस हो गया। तो उसके लिए आया था मिलिंद पन्हा, यानी मिलिंद के क्वेश्चंस बेसिकली, कि उसने क्या क्या पूछा था नागसेन से। अगली आती है बुद्ध चरिता, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरिता ये वो है जो कि लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के ऊपर लिखी गई है, अश्व घोष के बारे द्वारा, संस्कृत के अंदर। अब इनका मैं एक बात बताता हूँ, ये जो पीटका है ना जितने भी, ये लिखे हैं पाली के अंदर, जो उस टाइम की लोकल लैंग्वेज थी। बट ये जो बुद्ध चरिता ना, ये लिखी गई है संस्कृत के अंदर। तो ये बड़ा एक पूछा जा सकता है कि संस्कृत लिटरेचर रोट बाय अश्वघोषा ऑन बुद्धिज्म, आगे नीचे लिख देंगे नाम। तो आपको ये बुद्ध चरिता संस्कृत में लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी, ये जरूर याद रखना है। एक ये थी दीपवंश और महावंश, ये श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म के टेक्स्ट है, क्योंकि बुद्धिज्म श्रीलंका में भी फैल गया था, नीचे इंडोनेशिया में भी फैल गया था, चाइना की तरफ भी फैल गया था। तो श्रीलंका के अंदर लिखे गए थे दीपवंश और महावंश। और ये दिव्य यदन और अशोक वदन, ये लिखे गए थे तिब्बत में, जो आज की डेट में चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये दो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये ऊपर वाला मिलिंद पन्हा और जो जितने भी पिटकाएं और ये बुद्ध चरिता, ये जरूर याद रखने हैं। तो आगे चलते हैं। ये आप देखो इस फोटो में, इसको आपको कई चीजें आइडिया लगेंगी। इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है कि बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स हैं, कुछ सीनियर होंगे कुछ जूनियर होंगे, इकट्ठे हो रखे हैं और बात कर रहे हैं, आपस में कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये थी बुद्धिस्ट काउंसिल्स।
बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्या होती थी कि बड़े बड़े जितने भी संत हैं बुद्धिज्म के, वो सारे एक जगह मिलते थे और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड उनको डिस्कस करते थे। तो सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना वो हुई थी राजगृह में। इसका ये रूलर, ये जो ऊपर के 3 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई जगह पूछे जाते हैं। ये कब हुई थी, कब तो चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पूछते, बट कहाँ हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, और उसका रूलर था अजात शत्रु। अब ये रूलर क्या है, ये पैट्रनेज है, ये पैसे देते हैं उसके उसके नाम पे, प्रोटेक्शन देते हैं और उन लोगों को इकट्ठा करके ठहरने की जगह देते हैं। तो उस टाइम पे रूलर था अजात शत्रु, जिसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, और उनका प्रेसिडेंट था महाकसप्पा। अब ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ही थी जिसके अंदर ही जो पिटका थे ना ये लिखे गए थे। अब इसमें एक और चीज याद रखना कि सुत्त पिटका है ना, उसको आनंद ने बोल के सुनाया था सबको उस टाइम पे, क्योंकि पहले चीज बोली जाती है उसके बाद उसको सोचते हैं कि लिखना है कि नहीं लिखना। तो सुत्त पिटका थी, उसको आनंद ने सुनाया था सबको। और जो विनय पिटकी थी, विनय पिटका थी, उसको उपाली ने सुनाया था। तो अगली इसके बाद होती है एक और बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये जो पहली वाली थी ना, ये लगभग जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई थी ना उसके थोड़े से बाद ही हुआ था कि अब आगे कैसे चलाना है बुद्धिज्म को। तो उन्होंने सोचा था कि विनय पिटका, शुद्ध पिटका का जैसी हम लिटरेचर्स को लिख देते हैं जिससे आगे बुद्धा की टीचिंग्स फैलेंगी। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। इसमें जो रूलर थे जिन्होंने इसको पेट्रनेज किया था वो थे काल अशोक, और जो प्रेसिडेंट थे वो थे सबकमी। इसका जो ऑब्जेक्टिव था ना वो था, कुछ डिबेट्स थी बुद्धिस्ट मंक्स के बीच में कि जो नॉर्थ के बुद्धिस्ट है और जो बिहार, यूपी बिहार का एरिया, जो हरियाणा पंजाब के बुद्धिस्ट हैं, वो अलग तरीके की प्रैक्टिसेस करने लग गए थे, और जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाले बुद्धिस्ट है वो अलग प्रैक्टिस करने थे। तो उसको सेटल करने के लिए आए थे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज सही है। तो ये तो थे उसकी। एक हुई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल कई बार आता है। पहली चीज तो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। इसको करवाया किसने था, अशोक ने करवाया था। पहली बात तो रूलर भी सब नहीं सुन रखा है, अशोक या सम्राट अशोक, द अशोक आदि ग्रेट। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे मोगली पुट्टतीसा। और इसके अंदर जो थेरावड़ा स्कूल्स हैं, यानी जो बुद्धिज्म के स्कूल्स हैं, कि बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं और हैं, वो यहाँ से बनने शुरू हुए थे। और जो तीनों पिटका थे, जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ना उसके अंदर तो वो चीज सुना दी गई थी कि हाँ हम ऐसे ऐसे करेंगे, और उन्होंने बोल के सुना दिया कि ये चीज है, आगे आप फैला दो अपने आप, बोल बोल के आप भी फैला दो। बट जो तीसरी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना, इसको एक्चुअली फिर उसके अंदर लिखा गया था। मतलब पहले वो चीज वर्बली चल रही थी, वर्बली चलती आ रही थी, उन्होंने बोल के सुना दिया, उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को सुना दिया, उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को सुना दिया। बट यहाँ पे इसका रिटन डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इसको पाली के अंदर लिखा गया। और जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी, क्योंकि अशोका का इन्फ्लुएंस, अशोका बहुत पावरफुल था, उसने बहुत पैसे दिए, सब कुछ बड़ा उसने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। तो बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थी, कि मतलब अलग अलग कंट्रीज में, जो ये अलग अलग देशों में बुद्धिज्म फैला है आज की डेट में, वो उसमें बहुत बड़ा हाथ है अशोक का। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में उसने मिशनरीज भेजी थी कि अपने खर्चे पे बुद्धिज्म के बड़े बड़े जो संत थे उनको अलग अलग देशों में भेजा कि आप जाके बुद्धिज्म का प्रचार करो। तो इसके बाद होती है आखिरी और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि हुई थी फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, कॉमन सॉरी फर्स्ट सेंचुरी एडी में, कश्मीर में हुई थी। इसका रूलर था कनिष्क और प्रेसिडेंट था वासुमुद्रा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बुद्धिज्म का हुआ था डिवीजन। अब बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ था महायाना और हिनायाना में, जो दो मेजर सेक्ट थे उस टाइम पर। तो महायाना और हिनायाना क्या है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हिनायाना क्या है। तो हिनायाना जो हमने पढ़ी है अभी, इनको लेसर व्हीकल्स बोलते थे। आगे बताता हूँ क्यों बोलते थे। कि जो लेसर व्हीकल्स क्यों बोलते थे, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स, जो मतलब जो टिपिकल बुद्धिज्म है, जो लॉर्ड बुद्धा ने बताया था एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, वो फॉलो करते हैं ये। और इनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। और ये बुद्धा को एक इंसान मानते हैं जिसको निर्वाण मिला था। ये कोई ऐसा नहीं कि महा कि बुद्ध है वो कोई भगवान है या कुछ और है, नहीं, वो भी इंसान ही थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, हम भी करेंगे। तो इनका वो था मतलब, तो इनको ये मतलब था कि हमें अपना निर्वाण अटेन करना है, हमें अपनी लाइफ ठीक रखनी है, हमें अपना अच्छे से बुद्धिज्म फॉलो करना है, दूसरा कोई मानो या ना मानो भाड़ में जाओ।
बट दूसरे थे महायाना। ये क्या थे? ये थे फैलाने वाले थे बुद्धिज्म को। एक्चुअली जिन्होंने फैलाया था ना बुद्धिज्म, वो महायाना थे। इनको ग्रेटर व्हीकल्स बोला जाता है। ये हेटेरोडॉक्स थे कि मतलब थोड़ा बहुत इनका नया टच आना शुरू हो गया था। अब नया टच क्या था कि जो नॉर्थ इंडिया है ना, वहां पे संस्कृत का रिवाइवल हो गया था उस टाइम तक आते आते। तो संस्कृत में इनके स्क्रिप्चर्स आए। और दूसरी चीज थी, बुद्धा को इन्होंने भगवान माना, इनकी मूर्ति भी बनाई, इनकी पूजा भी करी। तो इससे क्या हुआ ना कि नए लोगों में, नए नए देशों में बुद्धिज्म फैलाना आसान हुआ। क्योंकि जब आप किसी को बोलो कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि बुद्धा ने इनिशियली तो यही बताया था कि भगवान तो होता ही नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट में ही नहीं मानता भगवान के। बट लोगों को कन्विंस करना ये बहुत मुश्किल काम है अगर आपको धर्म को फैलाना है। बट ये लोग बोलते थे कि बुद्धा ही भगवान है, और उन्होंने ये बताया ऐसे ऐसे करो जिंदगी में। और दूसरी चीज, ये लोग वो मंक्स थे जो दूसरों को हेल्प करते थे निर्वाण अटेन करने में, जो दूसरों की जिंदगी सुधारने में मदद किया करते थे। हिनायान कौन थे? जो अपनी जिंदगी सुधारते थे, खुद बुद्धिज्म बिल्कुल हार्डकोर जो ऑर्थोडॉक्स फॉर्म है वो फॉलो करते थे। ये थे कि बुद्धा ही भगवान है। इनका मेन फोकस था कि बुद्धिज्म में फैलाना चाहता है। और ये लास्ट आते हैं वज्रयान। ये है मॉडर्न बुद्धिज्म या नियो बुद्धिज्म। इसको बोलते हैं व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट या फिर डायमंड व्हीकल। क्यों बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये मानते हैं कि बड़ी कोई जरूरत नहीं, निर्वाण नहीं हो वो। ये बोलते हैं प्रैक्टिस फॉलो करो, बहुत है, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बुद्धिज्म है जो आज की डेट में है, जो मेजोरिटी ऑफ द बुद्धिज्म जो इंडिया में है वो यही वाला है, वज्रयान जो फॉलो करते हैं। और जो दलाई लामा है, ये पूछा गया है कि दलाई लामा कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फॉलो करते हैं आज की डेट में, जो इंडिया के अंदर ही रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के अंदर। जो दलाई लामा एक पोस्ट है जो रिलीजियस, वो इसी को फॉलो करते हैं। तो ये चीज जरूर याद रखनी है कि दलाई लामा कौन सा रिलीजन, कौन सा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ हमारा बुद्धिज्म का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इसके अंदर, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।